नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? आज में से अधिकांश लोग आज नेट का एग्जाम दे के आए हैं और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो काफी चीज आपके माइंड में चल रहा होगा कि प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए थी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि जो सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलता है वो एग्जाम से सीखने को मिलता है। बहुत ऐसे लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम नहीं दिए होंगे, इससे बुरा कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। एटलीस्ट जब आपने फॉर्म डाला है, जब आप किसी चीज को टारगेट किए हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जरूर जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में जाके बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको समझने को आती है, सीखने को आती है। क्या किस चीज के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीजें आपको एग्जामिनेशन सिखलाता है। तो बहुत आप लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव एनर्जी से इसमें भरे हुए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस बार हम जेआरएफ क्रैक कर जाएंगे, कुछ लोगों को ये जरूर लग रही होगी कि कुछ गलतियां रह गई है। जितना हमको डेडिकेशन दिखाना चाहिए था, जितना टाइम देना चाहिए था, उतना दिया नहीं है। नोट्स बनाने चाहिए था। अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, एक दो दिन का समय ले लीजिए और फिर अगर आपको लगता है कि अभी आप में कमी है तो जून का एग्जाम और दिसंबर का एग्जाम, दो एग्जाम नेट जेआरएफ के आपके सामने है। उसके लिए पूरी तरीके से कमर कस लीजिए और तैयारी शुरू करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको चलना है, दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। चलते जाइए, चलते जाइए, आपको जरूर मंजिल मिलेगी। आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि जो क्वेश्चन था उसका लेवल क्या था, पैटर्न क्या था और कहां कहां से क्वेश्चन आए थे और कट ऑफ क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं सिंपल आपसे बता दूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जेआरएफ न निकलने के कारण ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाते। बहुत टफ क्वेश्चन है वो सबसे गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम आसान क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। हमारा जो कवरेज है वो पूरा नहीं होता है। आज के पेपर अगर आप देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो फोकस है वो किसी एक स्पेसिफिक पेपर पे नहीं हुआ है, बल्कि जो पेपर है आसान था। कुछ ऐसी चीजें थी जो डेटाबेस थी, कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सिंपल था। इंडियन इकोनॉमी में कुछ कॉन्सेप्टुअल प्रश्न भी पूछे गए थे, जैसे रैयतवाड़ी प्रथा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ ऐसे थे जो बजट एलोकेशन संबंधित भी थे, जो करंट से था। कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्टुअल थी, कुछ करंट से संबंधित थी। सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन कितना आप कर सकते हो, कितने वाइड रेंज को आप कवर कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या था, आइए थोड़ा सा चर्चा कर ले। टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर, कर गुणक के ऊपर क्वेश्चन आया है। हर बार आप देखेंगे पेपर में, एक चाहे वो टैक्स मल्टीप्लायर हो, फॉरेन टैक्स मल्टीप्लायर हो, या फिर जो है किन्सियन मल्टीप्लायर हो, हर साल मल्टीप्लायर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान होता है क्वेश्चन। आपकी टैक्स मल्टीप्लायर पे था। डब्ल्यूटीओ के राउंड, डब्ल्यूटीओ पे इस बार दो क्वेश्चन पूछा गया। जब मैं डब्ल्यूटीओ को मैं कराता हूं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ करा देते हैं। मुझे पता है कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने मोड 1, मोड 2, मोड 3, आप मेरे जाइए और मेरे YouTube पे देख लीजिए, मैंने पूरी तरीके से मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। जितने भी लोगों ने मेरे YouTube को देखा होगा, 100% WTO रिलेटेड मोड रिलेशन क्वेश्चन जो कोई नहीं कराया है, आप दिखा दीजिए किसने कराया है। कोई लोग नॉर्मली जो कराते हैं नहीं कराते हैं, मैंने पूरी तरीके से कराया। जो लोग भी देखे होंगे 100% उस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। ऐसे प्रश्न मैं हमेशा ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली आप देखोगे, आपको फ्री ऑफ कास्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली जो है वहां क्विज होते हैं, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। लाइक एग्जांपल, अभी परसों के क्विज में हम लोगों ने पूछा था ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मार्क्स का। देखिए, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के ऊपर प्रश्न आया है। तो आप लोग बिना देर किए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है @DSRP1, या फिर सर्च करिए दिग्विजय इकोनॉमिका और जुड़ जाइए, ताकि आपको मटेरियल, नोट्स और आपको डेली एमसीक्यू मिल सके। तो यहां पे डब्ल्यूटीओ राउंड से प्रश्न पूछा था। मोड 1, मोड 2, मोड 3 जो है सर्विसेज के ऊपर देखिए प्रश्न आया था। जो जगदीश भगवती का इमेजराइजिंग ग्रोथ था, मतलब संतापकारी वृद्धि, उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। हर घर जल योजना के ऊपर सवाल पूछा गया था। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पहले से हम बार बार कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है उसको जरूर जरूर आप तैयार करिए, क्योंकि हर स्कीम के ऊपर प्रश्न, कुछ ना कुछ प्रश्न स्कीम के ऊपर आते ही हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस दिए हुए थे, कौन से कंडीशंस हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है उसमें बैंक रेट था, रिपो था, रिवर्स रिपो रेट था, इनमें जो है घटते क्रम में कौन है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। ट्रेजरी बिल, मैंने कितने
अगर आप देखोगे जो आपके प्रश्न ज्यादा क्वेश्चन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर पूछे गए थे। जितने डिटेल में मैंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को कराया है, प्राइमरी मार्केट को कराया है, सेकेंडरी मार्केट को कराया है, रियली अगर आप मेरे फ्री के यूट्यूब वीडियो भी आप देख लो, इतने ज्यादा मैंने इसके ऊपर काम किए हैं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये सारी चीजें उससे आई थी, मार्क्स का ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से आया था, आईएसएलएम मॉडल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके टोल टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या है, किस तरीके का जो है, किसके ऊपर वो बेस होता है। आप जानते हो कई बार डिस्प्यूट हो जाता है कि जो टोल टैक्स है बेसिकली वो डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जब आप टैक्स का इंसिडेंस और इंपैक्ट में आप पढ़ते हो तो वहां से ये पता लगता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंस और इंपैक्ट एक ही व्यक्ति के ऊपर होगा, और इनडायरेक्ट में जो है आप देखोगे टैक्स का इंसिडेंस, इंपैक्ट किसी के ऊपर, इंसिडेंस किसी के ऊपर होगा। यहाँ पे टोल टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है उसमें पूछा गया था बेसिकली ये किस थ्योरी के ऊपर बेस है, एबिलिटी टू पे के ऊपर बेस है, मतलब जो क्रॉस करेगा, जो सड़क पे चलेगा वही टोल टैक्स देगा। ऐसा नहीं है कि जो उसका यूज ना करे वो भी दे, नहीं, जो यूज करेगा वो देगा। तो एबिलिटी के टू पे के ऊपर था। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम महालवाड़ी पर था, से ऊपर क्वेश्चन। और आप देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ये करंट नहीं है, इंडियन इकोनॉमी की ऐसी चीज है जो करंट नहीं है, बेसिकली ये जो है इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में आता है, उसके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, टेन्योर के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। तो प्रायिकता देखो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा आप जो है डेप्थ में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो। जब आप इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स और के क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप मास्टर नहीं कर रहे हो। आपको प्रोबेबिलिटी कि इतने ज्यादा अंदर जाके या फिर जितने भी आपके मैथमेटिकल, जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट है, इकोनोमेट्रिक्स के जितने भी पार्ट है, सिर्फ आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, उसके फीचर्स को जानना है, बट आपको क्वेश्चंस बहुत अधिक सॉल्व नहीं करने हैं। ओके, तो आप इसके ऊपर देखोगे नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे कैसे, क्या होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। निफ्टी वेबसाइट कब लॉन्च हुआ था, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बहुत ही ज्यादा रट्टा वाले क्वेश्चन थे। तो यहां पे जैसे निफ्टी का वेबसाइट कब लॉन्च हुआ तब भी आप कर सकते हो, जब बहुत ज्यादा डीप में आप निफ्टी के बारे में पढ़े होगे। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में प्रश्न पूछा था, जो मैंने बहुत ही अच्छे से, पूरा का पूरा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब पे। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर उसका एलोकेशन किस मद पे कितना हुआ, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों मैं अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्रैक करना है, और अगर आप हिंदी मीडियम में हो, तो आपको मैं एक नॉर्मल बुक बता के जाता हूं जो जरूर आप मंगा लो और उससे अपनी तैयारी शुरू करो। अगर आप मास्टर कर चुके हैं तो, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो नो डाउट पहली बुक जिससे आपकी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग नेट, वो है इंडियन इकोनॉमी डॉक्टर एस एन लाल साहब की इंडियन इकोनॉमी को आप जरूर मंगा लो। वहां आप देखोगे जो पुस्तक है उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, जो प्रश्न करेंट वाले पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्टुअल इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले भी उन क्वेश्चन को गलत करते हैं, उसमें कवरेज बहुत अच्छा है। नो डाउट किताब थोड़ी सी भारी भरकम आपको लग सकती है, बट कवरेज एक बार आप मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत कुछ इससे आप सही कर सकते हो। तो जरूर डॉक्टर एस एन लाल की किताब आप पढ़िए, इसलिए पढ़िए ताकि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ऐसे फैक्ट भी मिल जाए जो कि आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर लूं कि एक्चुअली जो कट ऑफ की बात हम करते हैं कि क्या हो सकता है कट ऑफ। देखिए चूंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जो इकोनॉमिक्स का पेपर है मॉर्निंग में भी हुआ है, इवनिंग में, तो पक्का है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपकी मेरिट और कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जो नेट का होगा वो 190 नंबर पे आपको नेट मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 190 मार्क्स, मतलब अगर आप 95 क्वेश्चंस अगर आप सही कर दिए हो इस बार, तो नेट आपका श्योर है। 95 का मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में 65 क्वेश्चन सही किए हो और फर्स्ट पेपर में 30, मतलब अगर आप 190 पे आ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको पक्का है कि नेट आपको मिल जाएगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, बेसिकली इसको अनरिजर्व कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो इसमें जीआरएफ के लिए 210 के आसपास, मतलब 210, 215, 209 पे, 208 पे भी आ सकता है। 210 में मान के चलता हूं कि 210 नंबर अगर आपके हैं, मतलब 105 क्वेश्चंस आप सही कर दिए हो, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स में 70 कर लिए हो, फर्स्ट पेपर में आप 35 कर लिए हो, तो 105 क्वेश्चंस आप अगर कर लिए हो तो श्योर हो कि तुम जो है जेआरएफ के लिए पक्का कलेक्ट हो जाओगे। उसके लिए आपको आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंधित है तो मुझे लगता है 170 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। और ये जो 70 नंबर का मतलब है 85 क्वेश्चन मतलब 60 प्लस 25 60 जो है आपके जो है क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स में, और 25 क्वेश्चन अगर आपने फर्स्ट पेपर में किया है तो 85 क्वेश्चन 170 पे आपको पक्का है। ओबीसी में है तो आपको नेट मिलेगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और ओबीसी के लिए अगर 190 नंबर आप लेके आए हो, 95 क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब 65 प्लस 30, तो 190 नंबर पे आपको ओबीसी का जीआरएफ। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और 190 मार्क्स तक अपने आप को पहुंचा रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। अगर ईडब्ल्यूएस से आप हो तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग एक ही मान के चलिए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा, बिल्कुल 170 और 190 के आसपास। अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप अनरिजर्व में हो और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो तो लगभग 170 आपका नेट होगा, और जो है 190 पे आपका जीआरएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्त, तो 150 मार्क्स पे आपको नेट पक्का मिल जाएगा। 150 का मतलब अगर आप 75 क्वेश्चन कर लिए हो, 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में किए हो, 25 अगर फर्स्ट में किए हो तो भी आपको नेट मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से हो तो 170 का मतलब क्या हुआ, 85 क्वेश्चन 55 प्लस 30 किए हो तो तुम जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो डोंट वरी, काफी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, काफी लोगों का पेपर नॉर्मल हुआ है जो नेट के लिए क्वालिफाई, और कुछ लोग हैं जो दुखी हैं। तो डोंट वरी, दुखी नहीं होना है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है। सभी लोग, मैं अपनी बात बताता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2005 में मेरा जो है पीजी हुआ था, और उस समय जो पेपर था, आप जैसे आज के डेट में है, आप प्रीवियस ईयर में हो, जब एमए पहले सेमेस्टर में हुआ करता था, प्रीवियस होता था और फाइनल ईयर होता था, तो प्रीवियस में भी आप पेपर दे सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर में, जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में था, 2004 की बात कर रहा हूं, पूरे जी जान लगा के पेपर दिया। उस समय का पेपर रिटेन एग्जाम के रूप में होता था, रिटेन लिखना होता था, और आप पूछिएगा 2005, 6, 4 वालों से कि उस समय जीआरएफ निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। पूरे यूनिवर्सिटी में ढिढोरा पीट दिया जाता था अगर किसी का जीआरएफ हो जाता था। सीटें बहुत लिमिटेड थी और रिटेन बहुत ही 3 पेपर होते थे और बहुत ही एक हेक्टिक एग्जाम होता था, बहुत ही लंबा एग्जाम होता था। तो मैंने पूरी मन लगा के जितना मेहनत में कर सकता था पूरा दिया था 2004 में, और मेरा नेट नहीं निकला और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। फिर मैं ओझा जी थे, वहां पे मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए चला गया और मैं ज्योग्राफी पढ़ा। एक्चुअली पूरे 6 महीना ज्योग्राफी पढ़ा, कभी इकोनॉमिक्स एक दिन भी नहीं पढ़ा। और जिस दिन कोचिंग खत्म हुई, लास्ट डेट था, उसके अगले दिन नेट का एग्जाम था जो कि मैंने भरा हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी तक तो 6 महीने से मैंने बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ी है, और मैं फ्राइडे को, एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा है, फ्राइडे को मैं कोचिंग करके, ओझा जी सलोरी में पढ़ाया करते थे, वहां से मैं अपने हॉस्टल आया था पूरे 6 महीने के बाद भैया के साथ, और उसके बाद पहले वही रूम लेकर आता था ओझा जी की कोचिंग के पास। तो सिर्फ मुझे एक दिन का टाइम मिला था, सिर्फ एक दिन का। फ्राइडे को मैं आया, सैटरडे को टाइम मिला था और संडे को एग्जाम था। तो मेरे भैया ने कहा कि देखो तुमको क्या करना है। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, कि 6 महीने से जब इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, जब इतना पढ़ के दिया था तो हुआ नहीं, तो इस बार क्या होगा। तो मैंने क्या किया, बहुत सोचा कि क्या करें, बट एक बार सोचे कि अब एक दिन बाद ही घर जाते हैं, घर तो जाना ही है। तो एक दिन सैटरडे को मैंने पढ़ लिया जो कुछ नोट्स थे और मैं दिया। यकीन मानिए दोस्त, उस बार मेरा नेट निकल गया था। नेट निकालना बहुत बड़ी मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उस समय पूरे दावे के साथ कहता हूं, मेरे पूरे के बैच, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, किसी का भी नेट नहीं निकला था। क्योंकि नेट इज आल्सो, नेट उस समय निकालना बड़ी बात थी, बिना पढ़े। मैं प्रीवियस ईयर की जो पढ़ाई थी उस, तो आप जो पढ़ते हो कभी जाया जाता ही नहीं है, कभी नहीं, नेवर। दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। अब भी आपने मेहनत किया है, हो सके इस बार का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अगली बार का जरूर अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। आप अपने आप को पूरा विश्वास रखिए कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आप नो डाउट अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड, आप अच्छा करोगे, मैं आपके साथ हूं, आप अपने साथ हैं। आइए हमसे ज्वाइन करिए, हमारे जो है टेलीग्राम पे आइए, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करो। थैंक यू सो मच।